अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, जैसे कि आपको पता है हम शेल स्क्रिप्टिंग पढ़ रहे हैं, तो इसमें मैं आपको आज लॉजिकल ऑपरेटर्स और कुछ लूप्स वगैरह कराऊंगी। तो बहुत इजी है, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट है जो कि आपके क्लियर हो जाए तो आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरफ। अच्छा, इसमें हम लोग 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स करेंगे, एक एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। तो कॉन्सेप्ट वही है जैसे कि आपने ऑपरेटर्स के बारे में पहले पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ सिंटेक्स का थोड़ा डिफरेंस है, तो वो मैं आपको आगे बताती हूँ। यहाँ पर हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स मेंशन है, एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। और आपको पता है कि इनको हम लोग किस तरह लिखते हैं। ठीक है, एंड ऑपरेटर आपको पता है, आप शिफ्ट दबाओगे और 7 साथ प्रेस करोगे, और में यही है, शिफ्ट करोगे, एंटर के ऊपर एक बार वाला है उसको 2 बार प्रेस करोगे, एंड देन नॉट ऑपरेटर इज शिफ्ट और साथ में 1 प्रेस करोगे तो आपके पास नॉट ऑपरेटर बन जाएगा। अब हम इसको देख लेते हैं कि ये होते क्या। एंड ऑपरेटर में क्या होता है, आपके पास कंडीशन होती है। फॉर एग्जांपल 2 कंडीशन है आपके पास, ठीक है, और उन 2 के दरम्यान में आपके पास एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। तो यहाँ पे लिखे इफ़ बोथ द कंडीशन आर ट्रू देन इट इज़ ट्रू, अदरवाइज इट इज़ फॉल्स। आपके पास दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी ये आगे चलेगा, अदरवाइज़ वो इसको नहीं चलाएगा। अगर आपके पास लूप है या जो भी है तो वो उसको आगे एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं। वो पहले कंडीशन देखेगा, कंडीशन 1 ट्रू है और 2 भी ट्रू है तो फिर वो आगे चलेगा, अदरवाइज़ नहीं। अगर पहली फॉल्स है तो आगे वो चलेगा ही नहीं। अगर पहली ट्रू है तो वो नेक्स्ट कंडीशन को देखेगा, और अगर वो ट्रू है तो वो आगे चलेगा, अदरवाइज़ नहीं चलेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट सारा वही है जो आपने आज तक पढ़ा है और C++ में करते आए हो, सिर्फ सिंटेक्स चेंज होगा लिनक्स में। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे पास सेकंड जो ऑपरेटर है वह है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में क्या होते हैं, यहाँ पर आपकी कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए ना तो वो ट्रू हो जाता है। अगर आपकी लूप में कोई एक कंडीशन ट्रू है तो वो उसको आगे चलने देते हैं। हाँ, अगर दोनों ट्रू नहीं है तो फिर उसको चलने नहीं देता। अगर कोई एक भी सही हो जाए ना तो उसको चलने देते हैं। एंड में क्या होता है, दोनों आपकी मस्ट ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, और में क्या होता है, कोई एक आपकी ट्रू होनी चाहिए। यहाँ तक आपको बात क्लियर है। तो अब इसको हम लोग आगे देखते हैं कि एग्जाम्पल्स के थ्रू, और साथ में मैं आपको थोड़ी वहाँ पे सिंटेक्स वगैरह भी समझा दूँगी कि कहाँ पे ध्यान रखना है। अच्छा, स्पेसेस का मस्ट जो ना, मैं आपको पिछली लैब में भी बताई थी, अभी भी बता रही हूँ, स्पेसेस का बहुत ख्याल रखना है। वो स्पेस की वजह से आपके अक्सर जो ना कोड रन नहीं हो रहे होते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको स्पेस वगैरह, सिंटेक्स और एक एग्जांपल करा देती हूँ दोनों की। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करवाऊँगी ऑनलाइन टर्मिनल पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि हमने 2 वेरिएबल्स लिए हैं, एक एज और एक यूनिवर्सिटी। अब एज में क्या है, यूज़र से आपने एज पूछनी है, और जो यूनिवर्सिटी है वो योर यूनिवर्सिटी नेम, ये भी हमने यूज़र से पूछना है। ये आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि यूज़र से इनपुट कैसे लेनी है। ठीक है, यहाँ पे ये जो 2 वेरिएबल लिए हैं, एक में एज होगा, एक में यूनिवर्सिटी है। अब ये मैंने किससे लेने, यूज़र से लेने हैं। ठीक है, अब हमने आगे कंडीशन लगानी है कि इफ़ अगर एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है। ठीक है, पहली कंडीशन जो है उसमें हमने एज वेरिएबल लिए और हमने मेंशन किया कि -GE मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर 18 है। और जो दूसरी कंडीशन है उसमें हमने यूनिवर्सिटी वेरिएबल लिए जिसमें हमने स्ट्रिंग लिए कि अगर वो इक्वल टू रिफाई। अच्छा, यहाँ पे डबल इक्वल के साइन लगे क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब कंडीशन आपको समझ में आ गई कैसे लगानी है। अगर स्ट्रिंग है तो उसके साथ कौन सी साइन है, बल्कि ये आपको पता भी होगा, C+ में आपने पढ़े होंगे। और जो बाकी हैं उसमें जो ना -GE LT लेस देन, तो LT होता है, तो वो बाकी आप देख लेना। अच्छा, फिर आपके पास है, अगर ये कंडीशन एंड में अगर ट्रू होती है, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होती है, एज 18 से प्लस हो या 18 हो और यूनिवर्सिटी वो रिफा हो, तो क्या हो, यू आर एलिजिबल टू क्रिएट योर अकाउंट, अदरवाइज़ क्या है, एल्स यू आर नॉट एलिजिबल। अब इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। यहाँ पर आप फाइल बनाओगे। ठीक है, पीको से अगर बनाते तो आपको वो भी पता है, और अगर आप अपना ऑनलाइन टर्मिनल पे करते तो आप इस तरह करोगे। दोनों प्रोसेसेस आपको पता है, लैब वाला भी, यहाँ वाला भी। ठीक है, यहाँ पे हम लोग करेंगे आई प्रेस करेंगे तो ये हमें परमिशन देगा लिखने के लिए। और जैसे कि आपको पता है कि फ़र्स्ट लाइन जो होती है वो मैजिक लाइन के लिए रिज़र्व होती है इन शेल स्क्रिप्टिंग, और उसके नीचे जितने भी हैश लगाओगे आप वो कमेंट कंसिडर किए जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक कमेंट भी लिख देती हूँ, एंड ऑपरेटर। अच्छा खैर, यहाँ पे हम जाते हैं, पहले लिखते हैं इको, बल्कि इको नहीं, रीड, क्योंकि हमने क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेना है। रीड -p, यहाँ पे डबल कोट्स, और यहाँ पे लिखेंगे व्हाट इज़ योर एज। डबल कोट्स में वही लिखेंगे जो हम यूज़र को डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, और उसके बाद वो हमें
अपना इनपुट देगा। ठीक है, यहाँ कॉलन लगा देते और यहाँ पे हम लोग क्या कर देते, इसको बंद कर देते और साथ में एज का वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, तो वो जो भी वैल्यू देगा हमें, ठीक है, इनपुट, तो वो एज जो है वेरिएबल उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। इसी तरह हम दूसरा एक बना लेते हैं, योर यूनिवर्सिटी। ठीक है, या आप ये भी लिख सकते हो व्हाट इज़ योर यूनिवर्सिटी नेम, और साथ में हम यूनिवर्सिटी नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं ताकि जो यूज़र जो भी वहाँ इनपुट दे, जो भी नाम लिखे, तो वो हमारे पास उस वेरिएबल में स्टोर हो जाए। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कंडीशंस की तरफ। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इफ़। ठीक है, इफ़ यहाँ पे हम लोग, अच्छा यहाँ पे आपको मैंने अब बताया हुआ है कि आपने क्या करना है, ये डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स लेने हैं। ठीक है, डबल लेने हैं और उसके बाद स्पेस, ये याद रखना है। उसके बाद यहाँ डॉलर का साइन एज, क्यों, यहाँ पे वेरिएबल आपने बताना है। अगर वो वेरिएबल ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 है, ठीक है, ये आपकी फ़र्स्ट कंडीशन बन गई। और स्पेस के बाद आपने डबल स्क्वायर जो ब्रैकेट्स हैं उनको बंद कर देना है। फिर एंड का ऑपरेटर यूज़ होगा और साथ में सेकंड कंडीशन हम लोग यहाँ पे बताएंगे। अब सेकंड कंडीशन में हम लोग वही बताएंगे कि जो भी यूज़र ने इनपुट दी है हमें यूनिवर्सिटी का नेम, वो अगर इक्वल टू रेफ है। अब यहाँ पे हमने डबल इक्वल के साइन क्यों लगाए, क्योंकि हमने स्ट्रिंग ली है, कोई नंबर नहीं लिया। तो आपको ये पता होना चाहिए जब आप स्ट्रिंग लेते हो तो आप इज इक्वल टू लेते हो। ठीक है, डबल इज इक्वल टू, और यहाँ पे वही अगेन स्पेस के साथ आपने डबल स्क्वायर ब्रैकेट को बंद कर देना है। स्पेस लाजमी डालनी है वरना आपको एरर देगा। अब कंडीशन क्या बनी है, अगर एज आपकी इक्वल टू या ग्रेटर देन 18 है और आप यूनिवर्सिटी किस से बिलोंग करते हो, रिफा यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, तो यू आर एलिजिबल टू क्रिएट अ अकाउंट। ठीक है, अदरवाइज़ यू आर नॉट एलिजिबल टू क्रिएट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आगे एल्स लिख देते हैं। और आपको पता है एल्स के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इफ़ की कंडीशन जब आप लगाते हो तो एंड में क्या आता है, फ़ी, एफ आई। ठीक है, मैं हम इसको ये प्रोनाउंस करते, मतलब जो इफ़ है उसको उल्टा लिखना है, एफ आई लिख देना है। ये मस्ट है, अदरवाइज़ आपका जो भी कोड है वो रन नहीं करेगा। ये इसकी सिंटेक्स है और स्पेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। यहाँ पे अब हम इसको करते हैं रन। रन के लिए आपको पता है एस्केप दबाएंगे, शिफ्ट कॉलन डब्ल्यू क्यू एंटर, और आप जो है ना टर्मिनल पे आ जाओगे वापस। आपको पता है जब भी आप फाइल बनाते हो तो वो आपको एक और स्पेस देता है या कोई न्यू विंडो आपको ओपन कर देता है जिसमें आपका कंपाइलर ओपन हो जाता है। ठीक है, अब हम आ गए हैं यहाँ पर एलएस करेंगे, क्योंकि मैं फ़ाइल का नाम भूल गई हूँ। तो हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा है, एंड opt.sh, और chmod की कमांड लाजमी लगानी है, अदरवाइज़ ये इसको परमिशन डिनाई कर देगा क्योंकि आपके पास एक्सेस नहीं होगी एग्जीक्यूट की। और $/ एंड opt.sh। अब ये कह रहे हैं व्हाट इज़ योर नेम, मैंने 20 लिख दिया। योर यूनिवर्सिटी नेम मैंने कॉमसेट्स लिख दिया। अब क्यों, क्योंकि पहली जो है कंडीशन वो तो ट्रू है, सेकंड वाली ट्रू नहीं है, तो उसने कहा यू आर नॉट एलिजिबल टू क्रिएट एन अकाउंट, क्योंकि हमने कहा था एंड ऑपरेटर में दोनों आपकी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब हम लोग दोबारा एक कंडीशन ले लेते हैं। एज में मैं लिख देती हूँ 18। ठीक है, क्योंकि इक्वल टू और ग्रेटर था, और यूनिवर्सिटी रिफा लिख देती है। देखो, यू आर एलिजिबल टू क्रिएट योर अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू है। एज भी हमारी सही है, इक्वल टू 18 है, और यूनिवर्सिटी नेम भी हमारी रिफा है। अच्छा, इसको एक बार और रन करते हैं और वैल्यूज़ मैं देती हूँ एज 2 और यूनिवर्सिटी का नाम देती हूँ कॉमसेट्स। अब हमें पता है यू आर नॉट एलिजिबल, क्यों, क्योंकि एंड में तो आपकी एक नहीं दोनों वैल्यूज़ ट्रू होनी चाहिए। मैंने तो इधर दोनों फॉल्स दे दिए तो मतलब फॉल्स ही है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस फाइल को कॉपी करते हैं, फाइल का नाम एंड opt.sh, और इसको जो कॉपी करनी है उसको नाम न्यू दे देते हैं, उसमें लिख देते हैं OROPT.sh, मतलब और operator.sh। आप अगर आपको कभी भी फ़ाइल को चेक करना हो ना कि इस फाइल में क्या डाटा है, तो आपको पता है कैट और फाइल का नाम लिखोगे तो आपके पास इधर ही स्क्रीन में सारा कोड नज़र आ जाएगा। और अगर आपने इस फाइल को ओपन करना है तो आप लिखोगे VIOROPT.sh, जो हमारे पास कॉपी होकर आई है। अब देखो एंड OPT को हमने कॉपी किया तो वो हमारे पास एग्जैक्ट वही कॉपी होकर आ गया। यहाँ पे हम सिर्फ एंड ऑपरेटर डाल देंगे, कंडीशन वही डाल देंगे। ठीक है, ऑपरेटर हम चेंज करेंगे, कंडीशन हमारे पास वही होगी। अच्छा, अब हमने इसको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। इसमें हमारे पास कोई एक वैल्यू भी सही हुई ना तो वो कहेगा यू आर एलिजिबल टू क्रिएट योर अकाउंट, और अगर दोनों गलत हुई तो ज़ाहिर है यू आर नॉट एलिजिबल। कोई एक वैल्यू भी ट्रू हो जाए तो मतलब यू आर एलिजिबल। ठीक है, बाकी ये सब वैसे ही है। अब इसको हम रन करते हैं।
अच्छा, परमिशन एक्सेस वैसे दी गई है क्योंकि हमने इसको कॉपी की है, तो इसको देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसका सीधा आउटपुट निकालते हैं और हम लोग देख लेते हैं कि ये देखो एक्सेप्ट कर लिया इसने। अच्छा, व्हाट इज़ योर एज, यहाँ पे हम दे देते 20। ठीक है, एज हम लोग सही दे देते, यूनिवर्सिटी का नाम हम लोग कुछ और दे देते, रिफ़ा के अलावा दे देते, कॉमसेट्स दे देते हैं। यू आर एलिजिबल टू क्रिएट योर अकाउंट। और ऑपरेटर में वो आपको एलिजिबल करेगा लेकिन एंड में नहीं करेगा, क्योंकि एंड में आपके पास दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। यहाँ पे एटलीस्ट हमारे पास एज तो सही है ना, दूसरी कंडीशन बेशक ट्रू नहीं है, एक तो हमारे पास ट्रू है ना, इसलिए उसने हमें एलिजिबल कर दिया है। ठीक है, और हम लोग एक बार और कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग एज क्या दें, एज हम लोग ट्रू दे देते हैं और यूनिवर्सिटी नेम कॉमसेट्स दे देते हैं। ठीक है, दोनों हम लोग गलत कर देते हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल, क्योंकि 000 होता है, 101 011 और अगला क्या है आपके पास 111 होता है। ठीक है, आपको पता है ना ये गेट्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको ये सब समझ में आ गया। अब आपको छोटा सा मैं टास्क देती हूँ, ठीक है, आपने उसको करना है लेकिन ऑनेस्टली करना है। या ये इसको देखो और ये आपने कमेंट सेक्शन में एक इसका छोटा सा कोड बना के और नीचे एक्सप्लेन करना है, जिस तरह मैंने आपको कराया ना उसी तरह करना है। आप बल्कि ऑनलाइन टर्मिनल पे भी कर सकते हो, आपके पास अवेलेबल है अब तो, मतलब उस तरह का मसला भी नहीं है कि आपके पास है नहीं, तो वहाँ पे कर लो और देख लो एग्जीक्यूट हो रहा है। जिनका हो रहा है वेल एंड गुड नीचे लिख दें, और जिनका नहीं हो रहा वो एक दो बार अपना सिंटेक्स देखे, लॉजिक देखे, उनका हो जाएगा। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो ये आप लोग कर लो, बाकी दो मैंने करा दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास हैं वो है लूप्स। ठीक है, उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा, अब लूप यूज़ क्यों होते हैं, पहला क्वेश्चन तो ये। आप ऐसा करो, वीडियो को पॉज करो और नीचे कमेंट्स में लिखो कि क्यों यूज़ होते हैं लूप्स, फिर आगे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे पॉज कर दो। अच्छा, तो लूप्स इसलिए यूज़ होते हैं क्योंकि आपने अगर मतलब 4-5 कमांड है, इनको आपने 30 टाइम्स रन करना है, 20 टाइम्स रन करना है, तो क्या आप बार बार उनको लिखते जाओगे? ये तो नहीं पॉसिबल। बल्कि चलो ठीक है, ये पॉसिबल हो भी जाए, आप लिख लोगे 30-20 टाइम्स, आप लिख भी सकते हो। क्या आप 1000, 10,000, 20,000 बार लिख सकते हो? ये तो नहीं है ना, मतलब आप नहीं कर सकते, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए आप लूप्स चलाते हो। ठीक है, ताकि आप एक स्टेटमेंट लिखो, लूप लगाओ और उसको आपने जितनी बार भी करना है, आप लिमिटेड भी कर सकते हो, अनलिमिटेड भी कर सकते हो कंडीशन देकर। ठीक है, तो इसलिए लूप्स यूज़ होते हैं। अब ये जो हमारे पास सामने स्क्रीन पे एग्जांपल है, पहले हम लोग सिंटेक्स को देख लेते हैं। ठीक है, तो फॉर पहले लिखा हुआ है, आपने फॉर लूप में हमेशा फॉर लिखना है। ठीक है, उसके आगे क्या है हमारे पास वेरिएबल है, मैंने क्या लिखा हुआ है नम, आप कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, जो भी आपका वेरिएबल नेम है या जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया उसके अकॉर्डिंग आप वेरिएबल का नाम लिखना चाह रहे हो। इन आपने मस्ट लिखना है, क्योंकि आगे जो आपके पास है ना वो आपके पास नंबर्स है। ठीक है, आपके पास स्ट्रिंग भी हो सकती है, आपके पास कुछ भी हो सकता है डाटा, तो आपने उससे पहले इन लिखना है। इन इज़ लाइक आप इस तरह इसको समझ लो कि जो आगे आपके पास स्ट्रिंग है, नंबर्स हैं, जो भी आपके पास डाटा है ना, जो भी आपने इसको दिया हुआ है उसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर, इसका ये मतलब होता है उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद डू लिखा है। डू क्या होता है, स्टार्ट करो। ठीक है, ये जो ब्रैकेट में स्टार्ट लिखा है ये आपने नहीं लिखना, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। डू स्टार्ट करो और डन मतलब आपका फिनिश हो गया लूप यहाँ पे। तो डू और डन को आपने याद रखना है, ये आपने मस्ट लिखना है। ठीक है, ये फॉर लूप के लिए आपका यूज़ होता है। उसके बाद जो इको है उसमें है द नंबर इज़ आगे नम वेरिएबल। अब ये चलेगा कैसे, फॉर क्या है, आपने फॉर लूप के लिए लिखा है नम इज़ वेरिएबल इन, वो जो आपने एक डाटा दिया उसमें पहले चलेगा 1 को उठाएगा और नम अपने अंदर स्टोर करके आपको द नंबर इज़ 1 प्रिंट कर देगा। दोबारा चलेगा 2 को उठाएगा प्रिंट कर देगा, दोबारा चलेगा 3 को उठाएगा प्रिंट कर देगा। इस तरह आप जितने भी नंबर्स डालोगे वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। पहले इस एग्जांपल को देख लेते हैं और फिर नीचे को एक और मैंने सिंटेक्स लिखा हुआ है, फिर मैं आपको वो समझाती हूँ या फिर यहीं समझा देती हूँ आपको। ठीक है, फिर आगे हम लोग क्या करते हैं इसकी एग्जाम्पल कर लेते हैं। और सेकेंड क्या आपके पास तरीका है जो मैंने और लिखा है नीचे, फॉर। ठीक है, नम आपने वेरिएबल लिया, इन आपने लिख दिया, लेकिन कर्ली ब्रैकेट्स में आप लिख दो 1.10। अब ये 1 से लेकर 10 तक आपको नंबर्स प्रिंट कर देगा। आप 100 कर दो 100 तक कर देगा, 2 डॉट लगाने, आगे आपने नंबर लिख देना है। ठीक है, तो वो वहाँ तक आपको नंबर्स प्रिंट कर देगा। डू और डन आपको पता है,
ठीक है। इको में वही लिखेगा। आप कोई भी स्टेटमेंट देते हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, या और कोई भी अंदर आप डाटा देते हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वो आपके ऊपर है और क्वेश्चन के ऊपर है। यहाँ पे मैं आपको एक जर्नल एक छोटी सी एग्जांपल समझा रही हूँ। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। 2 तरह आप कर सकते हो। ठीक। अच्छा, और ये है कि आपने क्वेश्चन और सिनेरियो को भी देखना है कि किस क्वेश्चन या सिनेरियो पे किस तरह का हम लोग कर सकते हैं, कौन सा हम लोग मेथड यूज़ कर सकते हैं। इसको भी गौर से देखना है। ये नहीं है कि जो भी आए सामने आपको जो अच्छे से आते हैं वो कर दो। सिनेरियो और क्वेश्चन को भी देखा करो, उसके अकॉर्डिंग फिर देखो कि किस तरह हम लोग कौन से वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बना रही हूँ forloop.sh, ठीक है, जो कि पहले से बनी हुई है। तो इधर मैं आपको बताती हूँ कि अच्छा, यहाँ पे हमारे पास मैजिक लाइन है, हाउ टू यूज़ फॉर लूप इन शेल स्क्रिप्टिंग, ये एक कमेंट है। ठीक है, अब नीचे आपका स्टार्ट हो रहा है फॉर लूप। अगेन वही मैंने एक लूप लिया, उसमें एक नाम में वेरिएबल लिया है और उसके अंदर मैंने डाटा दिया 1 to 10। ठीक है, 1 to 10 जो है ना नंबर्स है, इनको हमने प्रिंट करवाना है। नम क्या करेगा, पहले 1 को उठाएगा, फिर 2 को उठाएगा, फिर 3 को उठाएगा, फिर इस तरह सब को प्रिंट करके आपके सामने ले आएगा। ठीक है, और ये डू और डन को मस्ट याद रखना है, डू और डन। ठीक है, यहाँ पे डू और डन का यूज़ होता है। ठीक, अब हम लोग इसको करते हैं रन। ठीक है, अच्छा ये देख लो, इनके दरमियान में गैप भी है। ठीक है, गैप देना है, कॉमा नहीं देना, गैप देना है, मतलब स्पेस देनी है। और डू लिखना है आगे। इको के आगे आपने स्टेटमेंट कोई भी दे देनी है, जो भी आपका क्वेश्चन है सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंगली। और आगे आपने क्या करना है, वो वेरिएबल के आगे डॉलर का साइन ले लेना है। तो फिर क्या करेगा, वो आपको वो नंबर प्रिंट करता जाएगा। अब इसको हम लोग करते हैं रन, और ताकि हमें पता चले कि हमारे पास क्या आंसर आ रहा है। यहाँ पर मैं chmod नहीं लिखूँगी क्योंकि इसको ऑलरेडी एक्सेस मिली हुई है। ठीक है, आप लोग न्यू फाइल बनाओगे तो आपने उसको देनी है, वरना परमिशन डिनाई का आपके पास एरर आएगा। अब ये देखो, इसने 1 to 10 आपको प्रिंट करके दे दिया है। क्यों? क्योंकि आपके पास 1 to 10 डाटा था जो कि आपने उसको दिया हुआ था, तो उसने सारा प्रिंट करके दे दिया। अब हम लोग दूसरा मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है, हम उससे भी देख लेते हैं कि क्या रिज़ल्ट हमारे पास सेम आ रहा है या नहीं। ठीक है, उसको देख लेते हैं। अगर आपकी ऑलरेडी फ़ाइल बनी हुई है ना, तो आप ये लिखोगे, आपको उसी फ़ाइल में दोबारा ले जाएगा। ठीक है, दूसरी फ़ाइल उसी नाम की नहीं बनाएगा। ठीक है, और ये पॉसिबल भी नहीं है, एक नाम की 2 फाइल। तो यहाँ पे हम लोग ने ओपन कर लिया इसको। अब हमने क्या लिखा है, फॉर। ठीक है, आगे नम है, नम इज़ वेरिएबल इन का मतलब है कि ये जो आगे हमने जो भी डाटा दिए इसमें से। ठीक है, तो वो कर्ली ब्रैकेट में लिखा है 1.5, मतलब कि 1 to 5 हमें प्रिंट करके दो। और नीचे हमने लिखा है डू, इको में है द नंबर इज़, और नीचे जो है ना हमने नम अगेन वेरिएबल ले लिया विद डॉलर साइन, कि वो जो भी नंबर लेगा वो नीचे आपको शो करेगा। ठीक है, तो डॉलर का साइन मस्ट लेना है। अब ये क्या करेगा, हमें 1 to 5 सारा डाटा शो करेगा। और डू और डन को मस्ट माइंड में रखना है कि ये लाजमी लिखना है। यहाँ पे हमने देखो 1 to 5 हमारे पास प्रिंट हो गया। अगर आप 1 to 10 लिखते तो वो आपको 10 तक प्रिंट करके देता, 1000 लिखते 1000 तक प्रिंट करके देता। तो ये इसलिए हम लोग लूप्स यूज़ करते हैं कि एक ही बार हमें सारे नंबर्स मिल जाए। ठीक है, अच्छा इसे कहते हैं वाइल्ड कार्ड। आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं और सिखा देती हूँ जो कि आपको नहीं पता, लेकिन आपके मैनुअल में नहीं है, बट मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बता देती हूँ। आपने लिखा है टच से आपको पता है फ़ाइल बनती है। ठीक है, पहले आप देख रहे हो, ये देखो लिस्ट हमारे पास, ये जो है ना, ये जो ग्रीन में हुए हैं ये सारी आपके पास शेल स्क्रिप्टिंग की फ़ाइल है। लेकिन जो कॉसर लिखे है .txt उसके अंदर कोई टेक्स्ट है, ये आपके पास जो है ना शो हो रहा है। और अभी हम लिखते हैं टच। ठीक है, ये फाइल्स के नाम एक बार देख लो। हम लोग ने लिखना है टच फाइल, और इधर हमने क्या कर देना है, अगेन वही कर्ली ब्रैकेट्स 1 to 10। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स बंद। अब ये देखो, पता है क्या करेगा, ये 10 फाइल बना देगा। ये देखो, तो ये इस तरह के भी आप लोग कर सकते हो। अगर आप एक ही बार में 10 फाइल बनाना चाह रहे हो फ़ाइल की नेम से, या कॉसर के नाम से बनाते हो, तो कॉसर 1 2 3 इस तरह को सारे 10 फाइल बना देगा। अब मैंने इनको रिमूव करना है, क्यों, मुझे एक्स्ट्रा फाइल नहीं चाहिए। मैं क्या करूँगी, RM स्पेस -R, या फाइल का नेम आगे स्टार लगा दूँगी। तो जिस फाइल के साथ जो है ना फाइल आ रहा होगा, बाकी 1 2 3 बेशक है, तो वो उन सबको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी हो सकते हैं। इस तरह की और भी चीज़ें हैं, वो फिर जब आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको करा दूँगी। ठीक है, लिनक्स बहुत मज़े की चीज़ है। तो और अच्छा, एक और चीज़ भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा फाइल्स हों एक फ़ोल्डर में,
ठीक है। जैसे अभी आपको पता है कि कौसर नाम का फ़ोल्डर है, उसके अंदर ये सारा डाटा है, वो आपको नज़र आ रहा होगा, लोकल होस्ट आगे कौसर लिखा है। अब जो रूट डायरेक्टरी है ना, उसके अंदर एक फ़ोल्डर है, उसका नाम है कौसर, और वो जो कौसर नाम का फ़ोल्डर है उसके अंदर ये सारा डाटा है। अब मुझे मतलब उसके अंदर समझो, ये तो अभी बहुत मिनिमम है ना, आपको सब नज़र आ रहा है। अगर आपके पास 1000 फाइल्स है, उसमें आपने SH की फ़ाइल सिर्फ ढूंढनी है, तो आपके पास वो 1000 फाइल्स आएंगी, आप ढूंढते रहोगे। आप क्या करोगे, ls*.sh ये जैसे लिखोगे ना, देखो कौसर.txt को उसने नहीं शो किया, बाकी सारी SH फाइल को शो कर दिया है। और अगर आपको याद हो, आप लोग जब C++ का कोड लिखते थे तो आप लोग फाइल के आगे लिखते थे .cpp या .c जब C का कोई प्रोग्राम रन करना होता था, तो ये एक्सटेंशन आप यूज़ करते थे। तो इससे ये फ़ायदा होता है कि आपको पता होता है कि इस फाइल में किस तरह का डाटा पड़ा हुआ है और आप इसको इजीली एक्सेस कर लेते हो। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर है। इस तरह की मैं कुछ और चीज़ें भी आपको बताऊँगी, लेकिन अभी नहीं, बाद में। तो ये मेरे माइंड में अभी आया, मैंने कहा इधर ही आपको बता दूँ, ठीक है। अच्छा, पहले हमने नंबर्स लिए थे, ठीक है। अब हम स्ट्रिंग ले लेते हैं। स्ट्रिंग में हम लोग जस्ट नेम ले लेते हैं, ठीक है। एक बेसिक सी एग्जांपल कर लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, अगेन सारा वही सिंटेक्स है, डू और डन वैसा ही है, ठीक है। हमने वेरिएबल भी लिए नेम के नाम से, और यहाँ भी नेम, ठीक है। और यहाँ पे हमने ये स्ट्रिंग ली है। अच्छा, स्पेस का ख्याल रखना है, इधर कॉमा और कर्ली ब्रैकेट्स या ब्रैकेट्स नहीं लगते, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट सिर्फ दूसरे मेथड में लगते हैं, जो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 5 नाम ले लिए मैंने, कौसर, आयशा, लाइबा, माहीन, महानूर। अब इसको प्रैक्टिकली कर लेते हैं। अच्छा, दूसरा ये कि अगर आपको फ़ाइल का नाम ना पता होगी किस फ़ाइल में आपने क्या रखा है, तो आप यहाँ कैट और उस फाइल का नाम .sh करोगे, आपके पास जो भी आपने कोड लिखा है वो इधर स्क्रीन पे शो हो जाएगा। वरना ls कर लो, ls से आपको फ़ाइल पता चल जाएगी कि किस फ़ाइल में आपका कौन सा डाटा है, ठीक है। अगर उससे भी आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो कैट करो और फाइल का नाम और .sh, आपको वो डाटा स्क्रीन इधर टर्मिनल पे शो कर देगा। तो अभी यहाँ पे हम आ गए हैं, और अगेन वही फॉर लूप के लिए फॉर लगा है, फिर वेरिएबल है, फिर इन है, इन के आगे हमने डाटा दिया हुआ है जो कि स्ट्रिंग है, जिसमें नाम है कौसर, नायरा, लाइबा और निमरा, ठीक है। और आगे है ई को में लिखा नेम इज़, और नेम का वेरिएबल विद $साइन। तो इधर जो है ना, नेम के वेरिएबल में नेम आएगा और वो नीचे आपको प्रिंट करेगा, जो डॉलर का साइन है नेम उसके अंदर आपको शो करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, सेम वैसा ही है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। बस वो स्ट्रिंग का ज़रा आपको बताना था कि किस तरह, बाकी वही है, स्पेस डालना है, हर एलिमेंट के आगे स्पेस डालना है। के आगे स्पेस डालोगे तो वो के एक अलग जो ना एलिमेंट बन जाएगा, और AUSAR अलग बन जाएगा, तो स्पेस का ख्याल रखना है। अच्छा, ये देखो हमारे पास आ गया कौसर, नायरा, लाइबा, निमरा। आप जितने नाम दोगे वो सारे प्रिंट कर देगा। अच्छा, यहाँ पे ना आपने वीडियो पॉज करनी है, और मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, वो दूसरा मेथड यहाँ यूज़ हो सकता है या नहीं? अगर हो सकता है तो क्यों यूज़ हो सकता है, और कैसे यूज़ हो सकता है? नहीं हो सकते तो क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाते हैं आइटरेटिव वैल्यूज़ फ्रॉम लूप। आइटरेटिव का क्या मतलब होता है, पहले तो ये बताओ मुझे, पॉज करो और नीचे कमेंट में लिखो। आइटरेटिव का मतलब होता है कोई भी काम बार बार करना। यहाँ पे लिखा है आइटरेटिव वैल्यूज़ फ्रॉम लूप, मतलब बार बार वैल्यूज़ लेना, कहाँ से? लूप से। चलो अब आते हैं सिंटेक्स के ऊपर। यहाँ पे फाइल है, फाइल क्या है? वेरिएबल नाम, आगे इज इक्वल टू डबल कोट्स, उसके अंदर पाथ लिखा है। पाथ क्या होता है? आपको मैंने थर्ड के सेकंड वीक में बताया था कि जिस फोल्डर या जिस फाइल का आपने देखना हो कि ये कहाँ पे पड़ी है, तो उसको पाथ के थ्रू PWD से देख लेते हैं, और अदरवाइज़ आपको ख़ुद भी पता होता है। जैसे अभी रूट डायरेक्टरी है तो लिखोगे /रूट, आगे दोबारा /कौसर, फिर दोबारा / आगे लिख दो forloop.sh। इसका मतलब हुआ है कि रूट डायरेक्टरी के अंदर एक और जो है ना है डायरेक्टरी, उसका नाम कौसर है, उसके अंदर एक फ़ाइल पड़ी है, उसका क्या नाम है? loop.sh। तो ये आपको फाइंड करना आता है, वरना PWD कर लो। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? फॉर, अगेन फॉर लूप के लिए हमने फॉर लिखा है, नेम वेरिएबल है, इन क्या है? इनके आगे हम डाटा शो करते हैं कि इसके अंदर जाओ, वो लूप को हम बताते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? डॉलर का साइन, ब्रैकेट में कैट, और डॉलर का साइन फाइल। इस पूरे का क्या मतलब है कि हमें डाटा शो करो। कैट क्या करता है? आपको शो कराता है डाटा, किसका? फाइल का, जो कि ऊपर हमने फ़ाइल एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर एक पाथ है, पाथ किसी फाइल का है।
तो वो जो है ना पूरा पाथ लेगा, ठीक है। वो फ़ाइल को सर्च करेगा, वो फ़ाइल को जैसे सर्च करेगा कैट कर देगा कि शो कराओ। वो जितना भी डाटा उसकी फ़ाइल के अंदर पड़ा होगा, जो भी 1 2 3 जितना डाटा पड़ा है वो जाके स्टोर हो जाएगा वेरिएबल नेम के अंदर, ठीक है। जो हमने वेरिएबल नेम लिए ना उसके अंदर जाके स्टोर कर देगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है, ठीक है। एक बार दोबारा रिपीट करा देती हूँ। फ़ाइल एक वेरिएबल है जिसके अंदर हमने पाथ लिया। आप कोई भी पाथ लोगे किसी भी फ़ाइल का, उसके नीचे हम लिखेंगे फॉर लूप, ठीक है। जो कि फॉर लिखेंगे, आगे नेम अगेन वेरिएबल है। इन के आगे हमने क्या बताया कि हमें जो है ना जो फाइल वेरिएबल है उसमें हमने पाथ बताया है, उसको एक्सेस करो पहले। फिर कैट का क्या मतलब है कि उसमें जितना डाटा है उसको शो कराओ, और वो शो जितना भी डाटा उसके अंदर है वो शो किस में होगा, नेम के वेरिएबल में जाके स्टोर होगा। और नीचे आप इसको ईको के थ्रू एक्सेस करोगे तो वो आपको सारा डाटा शो करा देगा। अब यहाँ तक आपको लॉजिक समझ में आ गई कि यहाँ हुआ क्या है। डू का मतलब है स्टार्ट करो भाई, लूप स्टार्ट होगा। द नेम इज़, डॉलर का नाम नेम। अब नेम के अंदर आपके पास कौन सा डाटा है, जो कि पहले हमने एक वेरिएबल में पाथ ली है किसी फ़ाइल का, फिर नीचे हमने उसको एक्सेस किया और एक्सेस करने के बाद उसका डाटा शो कराया और किस में, नेम के वेरिएबल में शो करा दिया। अब यहाँ पे वो आपको फ़ाइल का डाटा सारा नेम के वेरिएबल में शो हो जाएगा, ठीक है। डन कर दो, फिनिश कर दो। अब हम लोग इसको करते हैं प्रैक्टिकली कि ये किस तरह हमारे पास आता है डाटा। पहले हमने मैजिक लाइन लिखी है, फिर नीचे हमने कमेंट लिखा है, फिर नीचे आ गया वेरिएबल जिसका नाम है फ़ाइल। फ़ाइल में हमने क्या लिया है, हमने एक पाथ ली है किस चीज़ की, coser.txt नाम की जो फ़ाइल है ना वो कहाँ पड़ी है, रूट डायरेक्टरी के अंदर coser नाम की डायरेक्टरी है, उसके अंदर coser.txt के नाम से एक फ़ाइल है। मतलब इस फ़ाइल जो कि वेरिएबल है उसने क्या लिया, एक फ़ाइल का पाथ स्टोर कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। नीचे आए हैं हम लोग, फॉर एक अगेन हमने नेम के नाम से वेरिएबल लिया, उसमें हमने क्या स्टोर कराया है कि वो जो पाथ के अंदर, मतलब जो पाथ हमने बताया है उसमें जो फाइल है उसका डाटा शो कराओ। किस में कराओ, नेम की वेरिएबल के अंदर। और यहाँ पे हमने उसको एक्सेस किया नेम वेरिएबल को, और इसको अब हम करते हैं एग्जीक्यूट और देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। इसको एग्जीक्यूट करने से पहले हम इसको कैट कर लेते हैं कि हमें पता चले इसमें एक्चुअल में डाटा है क्या, ठीक है। अब हम एंटर करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या डाटा आता है, ठीक है। नो सर्च फाइल और डायरेक्टरी, ओके। यहाँ पे TX लिखा है, मैंने TXT नहीं लिखा। और इनके हिसाब से कुछ इस तरह का हो जाता है मसला, तो आप LS कर लिया करो और देखा करो फाइल का नाम क्या है। मुझे तो पता है कि TXT की मिस्टेक थी, आप लोग ने LS कर लेना है। समटाइम्स आप लोग स्पेलिंग मिस्टेक भी कर लेते हो, उसके लिए आपने LS कर लेना है, देख लेना है कि क्या सही फाइल को आप एक्सेस कर रहे हो या नहीं। यहाँ पे हम लोग अब करते हैं क्या करते हैं, पहले फ़ाइल को देख लेते हैं कि इसके अंदर कौन सा टेक्स्ट है, ठीक है। और ये आपको नज़र आ रहा है कि एक T नहीं डाला था, उसकी वजह से ये इसने एरर दिया। यहाँ पे देखो, कौसर, आयशा, माहीन, महानूर, लाइबा, ये नाम लिखे हुए हैं हमारे पास 5। ये जो टेक्स्ट फाइल है ना इसमें हमारे पास 5 नाम लिखे हैं। अब हमने वो जो कोड लिखा है उसको देखना है कि ये क्या हमारे पास सेम नेम आ रहे हैं या नहीं। उसका नाम क्या था, for1.sh। ये देखो, उसने मुझे coser.txt का फाइल में जितना डाटा था उसने मुझे यहाँ शो कर दिया, और आपको पता है डाटा वही था जो ऊपर मैंने आपको शो कराया है। अच्छा, अब चलते हैं, नहीं वाइल लूप नहीं करना, इसकी थोड़ी एग्जांपल्स कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि हम फॉर लूप की एक एग्जांपल करते हैं, उसके बाद हम वाइल लूप पे चलेंगे। यहाँ पे मैं एग्जांपल आपको कराती हूँ। इसको देखकर आपको C++ का कोड माइंड में आया होगा, बिल्कुल वैसा ही है, बस डू और डन का फ़र्क है। बाकी वही हमने लगाई हुई है कि i=1 हो और वो <=5 है और उसमें ऐड होता जाएगा, ठीक है। और हमने इको में क्या लिया, $i। क्यों, क्योंकि हमने वहाँ अंदर जो हमने लगाया हुआ है एक कंडीशन लगाई हुई है कि i=1 हो, 1 के बाद जो ना वो <=5 तक चले। तो ये C++ का सेम है। यहाँ पे बस एक चीज़ है, जब आप डबल ब्रैकेट्स डालोगे उसके बाद स्पेस लाजमी डालना है और एंड से भी स्पेस लाजमी डालना है, वो फिर एरर आपको देता है, ठीक है। लिनक्स में स्पेसिंग का खास ख्याल रखना है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास 1 to 5 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। मैंने chmod की एक्सेस नहीं दी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको एक्सेस दी हुई है, इसलिए मुझे परमिशन की ज़रूरत नहीं है।
चलो एक और एग्जांपल की तरफ जाते हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। और वैसे तो वही सेम कॉन्सेप्ट है C++ का, लेकिन बस सिंटेक्स का थोड़ा फ़र्क है, तो वो मैं आपको साथ में समझा रही हूँ कि इसमें कैसे करते हैं। और दूसरा ये कि जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा आपको आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस और आपके कॉन्सेप्ट होने चाहिए। बहुत ईजी है, बस थोड़ी थोड़ी लॉजिक्स हैं, तो वो अगर आप कर लो तो सब कुछ बेस्ट है। अच्छा, यहाँ पे arrayinloop.sh, ठीक है, हम ये फ़ाइल का नाम है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है, ये मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा, इस एग्जांपल में हमने अरे लिए और अरे में हमने डिफरेंट एलिमेंट्स लिए और अरे का नाम है माई अरे। और कितने हमारे पास एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 और ये 4 और 8.885, ठीक है। 5 हमारे पास एलिमेंट्स है और आपको पता है कि डबल कोट्स के अंदर जितने मर्जी आप वर्ड्स ले लो वो एक ही एलिमेंट कंसिडर होता है। अब हमने दूसरा वेरिएबल लिया लेंथ। लेंथ के अंदर हमने क्या स्टोर किया है, इस अरे की लेंथ को स्टोर किया है। वो कैसे, आपको पता है लेंथ कैसे निकालते हैं, ठीक है। माई अरे जो अरे का नाम है उससे पहले हमने हैश लगाया और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने स्टैटिक स्टार डाला है, ताकि इसका ये मतलब होता है कि पूरी अरे जितने एलिमेंट है उन सब को लिए और उसकी लेंथ फाइंड करने के लिए हैश लगाया और उसको लेंथ के वेरिएबल में जाके स्टोर कर दिया। फिर फॉर में हमने कंडीशन दी है कि ये चलता रहे, ठीक है। हर लेंथ मतलब पहला एलिमेंट ले, फिर दूसरा ले, फिर तीसरा ले, चौथा ले, पांचवा ले, इस तरह ना सबको ले और फिर उसको प्रिंट कर दे, क्योंकि हमने यहाँ पे लेंथ भी मेंशन की हुई है। तो इसको हम लोग अब एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि ये क्या हमारे पास सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको कर देते हैं एग्जीक्यूट। और chmod की एक्सेस आपने लाजमी देनी है, मैंने नहीं दे रही, बार बार बता रही क्योंकि मेरे पास एक्सेस है, ठीक है। यहाँ पे हो गया, ये 5 प्रिंट हो गए और देखो सीक्वेंस वाइज प्रिंट हुए हैं। अच्छा, अब अगर आप फाइल का नाम भूल गए हो, आपको पता है आपने ls करना है, जो कि मैं अब भूल चुकी हूँ कि मैंने जो नेक्स्ट एग्जांपल की है वो किस नेम की फ़ाइल में की है। तो या तो आप ls करो, फाइल को ढूंढो, ठीक है। लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो कि नहीं यार मुझे नहीं पता कि किस फाइल में कौन सा डाटा है, तो आप कैट लिखो, आगे फाइल का नाम लिखो, तो आपके पास वो जो आपने कोड लिखे ना वो आपके पास टर्मिनल पे शो हो जाएगा। अब मैं इसी फाइल को कैट कर देती हूँ, ठीक है, कैट, और फाइल का नाम क्या था, अरे इन लूप, ठीक है, .sh। अब ये कैट के देखो वो जो मैंने अंदर जो भी कोड लिखा था वो सारा आ गया विद मैजिक लाइन, ये आपको टर्मिनल पे शो कर देगा, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, ls करना है, क्योंकि मैं फ़ाइल का नाम भूल गई हूँ। अब मैंने फ़ाइल ढूंढनी है उसमें से, क्योंकि इतनी ज़्यादा फ़ाइल, इतनी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं तो वो भूल जाती हैं। अब मैं इधर करूँगी ls। ओके, फ़ाइल मुझे मिल गई है, ठीक है। मैं फ़ाइल को एक्सेस करती हूँ और वहाँ से मैं आपको कोड शो कराती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, फिर उसको हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट। यहाँ पे हो गई फ़ाइल ओपन। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि 2 बार फॉर लूप लगा है, क्यों, क्योंकि ये नेस्टेड है। अच्छा, पहला है कि लूप में हमने कोई कंडीशन दी हुई है, ठीक है। अगर तो ये एग्जीक्यूट हो जाता है, डू करो, स्टार्ट करो, तो फिर एक और लूप इसके अंदर चलाओ, ठीक है। अगर वो कंडीशन को नहीं कर रहा एक्सेप्ट, तो फिर वो सीधा क्या कर देगा, इसको कैंसिल कर देगा, दूसरा लूप नहीं चलेगा, सीधा नीचे इको करेगा। लेकिन अगर पहली कंडीशन को ये कर रहा है ट्रू, तो ये सीधा दूसरे लूप में चला जाएगा। फिर यहाँ पे इको क्या करेगा, -n और $i, ठीक है। आई हमने ऑलरेडी लूप में लिया हुआ है, ये आपको ऑलरेडी पता है, आप C++ में कर चुके हो। और यहाँ पे नीचे 2 डन क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमारे पास नेस्टेड है, तो एक फर्स्ट वाले का डन, दूसरा दूसरे का डन। जिस तरह आपके पास कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं ना C++ में, आप लोग उसको ओपन भी करते हो, बंद भी करते हो, तो यहाँ जब डू है तो डू को डन भी करना होता है। यहाँ पे -n इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि हमने कहा है कि एक ही लाइन में लेके आओ, ठीक है। आप इसको मिटाओ, आपका टास्क है, और उसके बाद इसका रिज़ल्ट देखो और फिर वो कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये क्यों हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग एग्जीक्यूट कर लेते हैं और हमारे पास एक ही लाइन में सारा प्रिंट होकर आ जाएगा, जो हमने आउटर लूप और इनर लूप लगाया है, ठीक है। लूप्स की आपको वैसे भी पहचान है कि उसका क्या मतलब है, वो एक्चुअल में बार बार उसको चला रहा है, फिर एक चलता है, फिर इनर वाले को करता है, फिर आउटर चलता है, फिर इनर चलता है, और 5 तक चलेगा, क्यों, क्योंकि इसको हमने कंडीशन ही ऐसी दी हुई है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। बस वो -n को आप एक बार कर लेना, मैंने -n के साथ किया, आप मिटा के उसको करो तो आपको डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा और -n क्यों यूज़ हुआ है उसका मतलब भी समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं हम लोग वाइल लूप की तरफ। अब वाइल लूप क्या है, ये फॉर लूप की तरह ही है, लेकिन इसमें ये है कि ये तब तक लूप चलता रहता है जब तक ये ट्रू है। जैसे ये फॉल्स होगा ये रुक जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन को देखेगा, जब तक ये ट्रू जा रहा है ये चलता रहेगा, जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी ये रुक जाएगा।
अब सिंटेक्स की अगर बात करें फॉर लूप की तरह ही है, बिल्कुल सेम है, लेकिन मतलब वहाँ हम फॉर लिखते थे, हम वाइल लिखेंगे। डू और डन वैसा ही है, बस हमने सिर्फ कंडीशन से इसको देनी है, तो वो उसको देखेगा, जब तक वो ट्रू है वो चलेगा, अदरवाइज उसको स्टॉप कर देगा। ठीक है, यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स लिए, काउंट और नम। नम इज इक्वल टू 10 और काउंट क्या हमारे पास 0 है। कंडीशन हमने क्या दी है कि काउंट अगर लेस देन या इक्वल टू नम है तब तक ये चलता रहे, अदरवाइज ये स्टॉप हो जाए। अब इसको मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने कोड लिखा हुआ है ऑलरेडी, और मैं अभी फ़ाइल ढूंढती हूँ कि इस फाइल में ये कोड लिखा हुआ है, और फिर मैं आपको वहाँ समझा भी देती हूँ फर्दर, और आपको एग्जीक्यूट करके दिखा भी देती हूँ। ठीक है, ओके, ये फ़ाइल ओपन होती है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर कोड मैंने लिखा हुआ है, बस आपको एक बार समझाना है। अच्छा, यहाँ पे हमने लिया काउंट इज इक्वल टू 0, नम इज इक्वल टू 10। ठीक है, कंडीशन हमने वाइल लूप को क्या दिया कि अगर काउंट लेस देन इक्वल टू नम है, मतलब काउंट तो 0 है ना, लेकिन अगर वो लेस देन इक्वल टू 10 है, ठीक है, नम में 10 है हमारे पास, तो क्या करो, इसको एग्जीक्यूट करो। तो अब ये क्या करेगा, जब लूप चलेगा, पहले काउंट क्या है 0, ठीक है, वो क्या करेगा, देखेगा लेस देन इक्वल टू नम है, नम हमारे पास 10 है, वो इसको करेगा एग्जीक्यूट, और साथ में क्या करेगा, लेट काउंट प्लस प्लस के जो भी मतलब 0 आया हमारे पास, 0 में प्लस करेगा 1। ठीक है, फिर लूप चलेगा, क्या करेगा, जब एग्जीक्यूट होगा उसमें दोबारा 1 कर देगा, तो 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसमें प्लस करते जाएगा वैल्यू। जैसे ये 10 तक चलेगा, 10 के बाद ये 11 होगा ना, ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो वाइल लूप में यही होती है, कंडीशन जो है ना, जब तक ट्रू है ये चलता रहेगा चलता रहेगा, जैसे ही वो फॉल्स होगी उसको स्टॉप कर देते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे इसका रिज़ल्ट। और अच्छा, याद रखना है CHMOD एक्सेस देनी है लाजमी। मैं इसलिए नहीं दे रही क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये बनाई हुई है, इनको रन कर चुकी हूँ, तो मैं एक्सेस दे चुकी हूँ इन सबको, और ये आपके पास आ गए 10 तक वैल्यू। इसके बाद अगर लूप चलता तो वो 11 वैल्यू देता, और वो एग्जीक्यूटेबल नहीं था क्योंकि हमने कंडीशन में दिया था लेस देन और इक्वल टू 10। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, कंटेंट रीड करेंगे कहाँ से, फाइल से। जैसे हमने फॉर लूप में किया था ना, एक फ़ाइल से निकाला था, जैसे वो कौसर के नाम की फ़ाइल बनी थी, उससे हमने 5 नाम उसमें थे, उसको हमने एक्सेस किया था। तो वाइल लूप में हम लोग किस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे कि वाइल में हम लिखेंगे वाइल रीड नेम। नेम इज़ अ क्या है आपके पास, एक वेरिएबल है, डू इको, ठीक है, इको में हम दोबारा वेरिएबल लेंगे नेम। अब जो नेम वेरिएबल है एक्चुअल में वो जो है ना, हमने एक खाली वेरिएबल लिया जिसमें हमने क्या स्टोर करना है, डाटा स्टोर करना है, किसका, जो हम फाइल का नाम देंगे। ठीक है, डन में हम लोग आगे देंगे लेस देन का साइन और फाइल का नाम। फाइल का नाम है coser.txt, तो वो क्या करेगा, उस फाइल को एक्सेस करके वो जो नेम का वेरिएबल है उसमें क्या कर देगा, उसका सारा डाटा स्टोर कर देगा और आपको स्क्रीन पे शो कर देगा। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकल देखते हैं। यहाँ पर अगर आपकी फ़ाइल नहीं बनी है, आप लिखोगे VI, ठीक है, फ़ाइल का नाम .sh, तो आपके पास न्यू फाइल बन जाएगी। अगर मैं लिखूँगी तो मेरे पास वो फ़ाइल ओपन हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये जो है ना एग्जिस्ट कर रही है, तो वो मुझे ओपन करके दे देगा। यहाँ पे वाइल रीड नेम, नेम इज़ अ वेरिएबल जिसमें हमने डाटा स्टोर करवाना है कौसर नाम की फ़ाइल का। ठीक है, इको जब हमारे पास प्रिंट होकर आएगा तो वो कैसे आएगा, एक प्रेजेंटेबल वे में, किस तरह आएगा, वैल्यू फ्रॉम द फाइल। ठीक है, आप लोग ये भी लिख सकते हो, वैल्यू फ्रॉम द फाइल इज़ कॉलन, ठीक है, जो आपकी मर्ज़ी है। इको में तो आप वही लिखते हो ना जो आपके पास स्क्रीन पे शो हो रहा हो। आगे अपने डॉलर वेरिएबल का नाम, ठीक है, वो वेरिएबल आपको शो नहीं हो रहा होगा, उसका डाटा शो हो रहा होगा जो उसके अंदर स्टोर हुआ होगा। उसके बाद डन, डन के आगे आपने ना लेस देन का साइन, उसके आगे फाइल, ठीक है, coser.txt, आपने फाइल का नाम लिखना है। अब ये क्या है, वैल्यू फ्रॉम द फाइल आपके पास स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, और वो जो नेम है वेरिएबल उसके अंदर जो है ना coser.txt का जितना डाटा है वो आपको शो कराएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम आउटपुट देखते हैं कि इसका क्या आता है। तो हमारे पास, आपको पता है उसके अंदर क्या था, 5 नेम थे, ये देखो अच्छा, वैल्यू फ्रॉम द फाइल। ठीक है, आप कुछ भी लिखोगे ना इको के अंदर, आप लिखते हो द वैल्यू फ्रॉम द फाइल या वैल्यू फ्रॉम द फाइल इज़, तो वो उस तरह शो करेगा। बस वो जो डॉलर और आगे वेरिएबल का नाम है ना, उसमें वो शो करेगा जो डाटा है। यहाँ पे हम कैट करके देख लेते हैं कि फ़ाइल में कौन सा डाटा था, और देखो वही डाटा है जो आपके पास ऊपर शो हुआ है। ठीक है, सेम उसी डाटा को इसने एक्सेस किया है, किसके थ्रू, वाइल लूप के थ्रू। तो ये भी आपको आना चाहिए। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं इनफाइनाइट लूप की तरफ। इनफाइनाइट क्या होता है, जो चलता रहता है, ठीक है, कोई स्टॉप नहीं होता, बस उसने चलता रहना है जब तक आप उसको खुद स्टॉप नहीं करते। ठीक है,
जैसे लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड होता है, ठीक है। इस तरह एक फाइनाइट होता है, एक इनफाइनाइट होता है। हम लोग इनफाइनाइट कर रहे हैं, ठीक है। फाइनाइट तो आप वो कर चुके हैं जो मैं आपको करा रही हूँ, उसमें आप कंडीशन दे देते हो कि यहाँ तक चलना है। यहाँ पे आप कंडीशन नहीं देते, आप उसको कहते हो बस चलते रहो चलते रहो। यहाँ पे आप लिखोगे वाइल के आगे ट्रू, ठीक है। उसके बाद आप डू का मतलब है स्टार्ट करो लूप, और क्या प्रिंट करवाना है, हाई स्टूडेंट्स। हमने कोई कंडीशन वगैरह नहीं दी, बस हम कह रहे हैं हाई स्टूडेंट्स हमें प्रिंट करके दो। और स्लीप क्या लिखा है हमने, 2 सेकेंड। स्लीप 2 सेकेंड का मतलब है हर 2 सेकेंड बाद हमें हाई स्टूडेंट हाई स्टूडेंट हाई स्टूडेंट करके दो। आप 10 सेकेंड भी कर सकते हो, आप 20 सेकेंड भी कर सकते हो, आप 1 घंटा भी कर सकते हो। इसको हम प्रैक्टिकली टर्मिनल पे देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग अभी करते हैं ओपन, और फाइल का नाम है infiniteloop.sh, ठीक है। ये ओपन हो जाएगी। अच्छा, ऊपर वही मैजिक लाइन है, आपको पता ही है। यहाँ पे वाइल ट्रू, ठीक है, ये लास्ट में लिखना है। और नीचे आपने डू का मतलब है स्टार्ट करो, लूप को चलाओ, ठीक है। और यहाँ पे इको हाई स्टूडेंट्स है। आप 2-3 लाइनें भी अगर लिखते हो ना, वो भी 2 सेकंड बाद वो बार बार चलाता रहेगा, ठीक है। हाई स्टूडेंट्स लिखो, कुछ भी लिखो, आप यहाँ पे 2-3 लाइनें भी लिख दो ना, वो भी आपको 2 सेकंड बाद बार बार क्या करेगा, प्रिंट करके शो कराएगा। और स्लीप के आपके पास आपने यहाँ पे टाइम बताना है, तो यहाँ पे आप 10 सेकंड कर लो, 20 सेकंड कर लो, अपनी मर्ज़ी से जितना भी कर लो। मैंने 2 सेकंड दिए है। और अब इसको हम रन करते हैं, फिर आपको दिखाई देगा कि हर 2 सेकंड बाद वो क्या करेगा, हाई स्टूडेंट प्रिंट करता रहेगा, तब तक जब तक मैं इसको स्टॉप नहीं करती या फिर मैं कंट्रोल-C नहीं करती, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक कमेंट भी लिख देते हैं, इनफाइनाइट लूप, ठीक है, हैश के साथ हमने लिखना है, तो ये कमेंट बन जाएगा। अब हम इस फाइल को सेव करेंगे, ठीक है, और फिर इसको क्या कर देंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। और फिर हम इसको अभी रन करेंगे, यहाँ पे कमांड लिखेंगे और ये अभी रन करेगा। हाई स्टूडेंट, 2 सेकंड बाद फिर हाई स्टूडेंट हाई स्टूडेंट। अब ये हाई स्टूडेंट करता रहेगा जब तक मैं कंट्रोल-C नहीं करती। और आप किल भी कर सकते हो, कंट्रोल-Z भी कर सकते हो, उससे स्टॉप हो जाते हैं। अच्छा, ये जो 3 चीज़ें ये मैं आपको नेक्स्ट जो है वीडियो में समझाऊंगी, ये सब होते हैं सिग्नल हैंडलिंग, ठीक है। ये आपको बताया जाएगा कि ये क्या होता है, अभी यहाँ नहीं बता रही, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ लूप्स और बाकी चीज़ें करा रही हूँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब आपका स्टार्ट होगा उसमें मैं आपको ये चीज़ें समझाऊँगी। अच्छा, अभी हम इनफाइनाइट लूप देख लेते हैं फॉर लूप के थ्रू, ठीक है। पहले तो हमने वाइल के थ्रू किया ना, फॉर लूप के थ्रू करते हैं ताकि आपको दोनों पता हो कि दोनों में कैसे किया जाता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सेम वही है, सब कुछ वही है, सिर्फ फॉर के आगे आपने क्या लिखना है, वहाँ वाइल ट्रू था, यहाँ आपने फॉर के आगे क्या करना है, डबल ब्रैकेट्स डालनी है, उसके अंदर आपने सेमी कॉलन डालने हैं, एक सेमी कॉलन स्पेस सेमी, दोबारा सेमी कॉलन, फिर स्पेस, डबल ब्रैकेट्स बंद, बस ये करना है। ये देखना वैसे ही सेम जो है ना आपको रिज़ल्ट मिलेगा। यहाँ पर मैं फ़ाइल को ओपन करती हूँ जहाँ पे मैंने ये कोड लिखा हुआ है, ठीक है। और ये देखो फॉर आगे मैंने वही आपको जो समझाया है कि ये लिखोगे, और बाकी डू और डन आपको पता है कि जैसे आप कर्ली ब्रैकेट्स डालते हो ना, तो वो डू और डन है। यहाँ पे C++ में आप कर्ली ब्रैकेट्स डालते हो, यहाँ डू और डन लिखना है, ठीक है। इको में वही जो आप प्रिंट करवाना चाह रहे हो। और स्लीप 2 सेकेंड, आप 10 सेकेंड करो, 20 सेकेंड करो, 1 सेकेंड करो, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास वो बार बार क्या होगा, रन करेगा। इसको हम लोग यहाँ पे सेव कर लेते हैं, ठीक है। और फिर हम इसकी कमांड लिखेंगे ताकि हमें ये रन करके एग्जीक्यूट करके इसका आंसर दे। यहाँ पे हम लिखेंगे ./infiniteloop.sh, ठीक है। इनफाइनाइट लूप 2 है। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट, अब ये चलता रहेगा, इसको भी हमने ही स्टॉप करवाना है। अगर हम स्टॉप नहीं करवाएंगे तो ये बेचारा चलता रहेगा, ठीक है। और ये हम स्टॉप खुद करवा रहे हैं, ठीक है। ये हम जो करवा रहे हैं इसे कहते हैं सिग्नल हैंडलिंग, ये आप आगे पढ़ोगे इसके बाद। अच्छा, अब फंक्शंस होते क्या है, फंक्शंस क्या होते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड। अब ब्लॉक ऑफ कोड क्या है, जैसे 3-4 लाइनों का कोई कोड है या 3-4 कमांड्स है आपके पास, उनको हम कैटेगराइज कर देते हैं, ग्रुप कर देते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। अब हम ब्लॉक ऑफ कोड बनाते क्यों है, जैसे 3-4 लाइन का कोड है या 3-4 कमांड है, इसको हम एक स्क्रिप्ट में लिख देते हैं, ठीक है। उसको हम ब्लॉक ऑफ कोड बना देते हैं, क्यों, क्योंकि हमें बार बार यूज़ करना पड़ जाता है, तो हम क्या बार बार वो लिखे, नहीं, एक ही बार उसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। और क्या पता हमें कुछ अर्से बाद दोबारा उसको यूज़ करना पड़े, या क्या पता एक ही दिन में हमें बार बार उसको कॉल करना पड़े, तो इसलिए हम लोग एक ही लिख देते हैं ताकि
हमें बार बार लिखने ना पड़े, एक ही ब्लॉक ऑफ कोड बना के एक ही स्क्रिप्ट में उसको रख देते हैं। अच्छा, अभी आपको फ़ंक्शन समझ में आ गया, लेकिन फ़ंक्शन बनाते कैसे हैं ये भी तो समझना है। पहले आप लिखोगे फ़ंक्शन, फिर माई फंक इज़ अ फ़ंक्शन नेम। आप इधर कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैंने एग्जांपल में अपना नाम लिखा हुआ है, आपको सामने नज़र भी आ रहा है। तो यहाँ पे आपने नेम लिखना है फ़ंक्शन का, कुछ भी हो सकता है नाम तो आप कुछ भी रख सकते हो। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होंगे और कर्ली ब्रैकेट बंद होंगे। अंदर आपका जो भी आपने लिखना है वो आप पहले लिख लोगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट बंद करना है। ये आपको C++ में भी पता है, होता है, ऐसा लाजमी होता है, वरना आपका एरर आता है। तो यहाँ पे आपने कर्ली ब्रैकेट का ख्याल रखना है। दूसरा आप कैसे कर सकते हो, सीधा माई फंक्शन कोई भी नाम लिखो और आगे जो ना आप ब्रैकेट डाल दो, ठीक है। फंक्शन लिखो, ब्रैकेट डाल दो। अगर आप इस तरह करते हो या ऊपर वाला करते हो, दोनों मेथड है, मर्ज़ी है। अगर आप ऊपर वाले मेथड में करते हो तो पहले फंक्शन लिखोगे फिर नेम लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आपने ब्रैकेट्स नहीं डालनी, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट डालने। दूसरा मेथड है कि आप माई फंक्शन लिखो, ठीक है, ब्रैकेट्स डालो और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स डालो, ठीक है। ये सिंटेक्स है, ये मैं आपको समझा रही हूँ। और उसके बाद कॉल कैसे करना है, आपने माई फंक्शन, जो भी आपने फंक्शन का नाम लिखा है, जैसे मैंने कौसर लिखे, मैं कौसर लिखूँगी एंड में। ऊपर जो भी नाम फंक्शन का है उसको एंड में, जो भी आपने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखे है उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स जब हो जाए एंड, उसके बाद आपने वो नाम लिखना है जो कि आपके फंक्शन का नाम है, तभी वो उसको कॉल करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। ये आपने याद रखना है। अब यहाँ पे मैंने वही एग्जांपल जो आपको स्लाइड्स पे नज़र आई थी वही लिखी हुई है, जिसमें मैंने लिखा है हे BSCS एंड BSSE वेलकम टू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, और वही नीचे एंड में फंक्शन का नाम लिखा है कौसर, जो मैंने आपको स्लाइड्स पे भी बताया था कि कौसर लिखना है। जो भी आपने अगर माई फंक्शन लिखा है तो माई फंक्शन एंड में लाजमी लिखना है, ठीक है। ये सिंटेक्स याद रखना है फंक्शन का। अब देखो इसने ये मुझे सब प्रिंट करके दे दिया है। अब इसी फाइल को हम लोग एडिट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर इधर मैं जो ना एंड पे लिख देती हूँ फंक्शन का 2 बार नाम, ठीक है, बल्कि 3 बार लिख देती हूँ, कौसर और दोबारा कौसर और फिर दोबारा कौसर, मतलब 3 बार मैं इसको कॉल कर रही हूँ। एक फंक्शन है जो कौसर के नाम से बना हुआ है और उसको मैं 3 बार कॉल कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको हम सेव कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको जाके रन करते हैं। फिर हम देखते हैं कि हमारे पास टर्मिनल पे क्या जो है ना आउटपुट आता है। यहाँ पे हम लिखते हैं कमांड ताकि ये करे रन। ये देखो हमारे पास 3 बार लिखा आ रहा है। अच्छा, ऊपर एक एरर दिया है, अब वो एरर क्यों दी है उसको देख लेते हैं। 2 बार रन हुआ है और 1 बार इसने रन नहीं करके दिए, इसको हम लोग देख लेते हैं ये क्यों ऐसा हुआ है। ओके, कौसर का नाम मैंने गलत लिखा है, KA होना चाहिए, KAUSAR, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। अब देखो यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, यहाँ से आपको भी पता चल गया, और मैंने आपको बताया कि फ़ंक्शन का वही नाम लिखना है, अदरवाइज़ वो उसको कॉल नहीं करेगा। अब हम इसको जब सेव करेंगे पहले, फिर इसको हम रन करेंगे, फिर देखना आपके पास ये 3 बार प्रिंट होकर आएगा। पहले 2 बार प्रिंट हुआ है और जो फर्स्ट कॉल है उस पर उसने एरर बताया कि कोई एरर है, और वो एरर क्या था, मिस्टेक थी, स्पेलिंग मिस्टेक थी, क्योंकि वो फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा था, फंक्शन का वो नाम ही नहीं था। ये देखो ये 2 और ये 3। अब देखो हमारे पास 3 बार रन हो गया। अब 10 बार कॉल करोगे, ये 10 बार कॉल करेगा, ठीक है। फंक्शन को बार बार कॉल करोगे तो एंड में वो नाम लिखने जो फंक्शन का आपका नाम है, ये आपने बस याद रखना है। अब है हमारे पास हाउ टू यूज़ आर्गुमेंट्स इन फंक्शन। पहले तो हम फंक्शन बनाएंगे जो कि हमने बना लिया है एडिशन के नाम से, ठीक है। ये सेकंड मेथड जो मैंने आपको बताया था उस तरह बनाया। अब उसके अंदर हमने क्या लिया, 2 हमने वेरिएबल्स लिए जिसका नाम है num1 num2, ठीक है। नीचे हमने सिंपल उसकी एडिशन की है, तो इको के साथ हमने लिखा है सम ऑफ नम एंड नम इज़ सम। अच्छा, num1 num2 मेंशन करना था, मैंने नहीं किया, ठीक है। num1 लिखना है और num2 लिखना है। आगे वो जो ना आपको सम करके दे देगा, क्यों, क्योंकि लेट सम इज इक्वल टू हमने आगे ऑपरेटर प्लस अर्थमेटिक ऑपरेटर लगाया हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली आपको प्लस करके दे देगा। अब हम लोग इसको टर्मिनल पे करते हैं, वहाँ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अच्छा, मैंने फ़ाइल बनाई हुई है तो मैं इसको ओपन कर रही हूँ। आप ज़ाहिर है फ़ाइल न्यू बनाओगे, उस पर प्रैक्टिस करोगे। कौसर नाम का मैंने फ़ंक्शन लिया है, ठीक है। उसमें मैंने क्या लिखा है, ये सेम वही है। अब नीचे मैं क्या कर देती हूँ, उसको मेंशन कर देती हूँ, कौसर है ना, आगे मैं लिख देती हूँ जहाँ मैं कॉल कर रही हूँ। अब आपको पता है BSCS की जगह मैंने $1 लिख दिया और BSSE की जगह मैंने क्या लिखा है, BSSE, ठीक है। वही कोड है, उसको सिर्फ चेंज किया मैंने। और नीचे जो है ना वेलकम टू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की जगह $3 कर दिया है, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे मैंने सिर्फ मेंशन किया है कि इधर ये चीज़ लानी है, ठीक है। अब नीचे कौसर जहाँ मैं कॉल कर रही हूँ ना फंक्शन को, उसके नीचे $1 की जगह क्या आएगा, BSCS आ जाएगा।
ये, ठीक है। और जो $2 है उसमें आ जाएगा BSSC, ठीक है। और जो $3 है उसकी जगह हमारे पास आ जाएगा क्या, स्टूडेंट्स। यहाँ पे वही चीज़ है, मैंने सिर्फ जो ना जब फंक्शन कॉल कर रहे हो उसके एंड में बता दिया कि यहाँ पे ये कॉल होने हैं, ठीक है। आ रही है यहाँ तक बात समझ में कि हमने जो ना पहले तो मेंशन किया था उसको सीधा प्रिंट कर रहा था, लेकिन अभी हमने कॉल करने के आगे सीधा 3 ले दिए। जो पहला है वो उसको पता है कि $1 की जगह उसको रिप्लेस करेगा, जो सेकंड प्लेस पे है SC उसको $2 पे करेगा। और यहाँ पे हम रन करके दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो उसने उसकी जगह इनको वैल्यूज़ पुट करवा दी है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इन केस मेरे पास एक पैराग्राफ है, ठीक है, उसमें मैंने वैल्यूज़ पुट करनी है। वहाँ मैं सिंपल $1, $2, $3 इस तरह अप टू 10 कर दूँगी। नीचे जहाँ कॉसर कॉल हो रहा है वहाँ पे मैं अप टू 10 जो है ना वर्ड्स लिख दूँगी कि ये यहाँ रिप्लेस हो जाए, तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली जो कॉसर के स्पेस के बाद जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो $1 की जगह चला जाएगा। जो $2 है उसमें सेकंड पोजीशन पे जो है वो हो जाएगा। इसी तरह वो पोजीशन को उठाता जाएगा खुद ही, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग ये एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें हमने कुछ भी नहीं करना, हमने क्या करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब हमने करना है। और हमारे पास सिर्फ 2 वैल्यूज़ है, आपको पता है $1, $2, $1, $2 आपको नज़र आ रहा है, तो हमने सिर्फ 2 वैल्यूज़ लेनी है। तो जहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है, जहाँ कॉसर लिखा है ना एंड में, वो कॉल हो रहा है, उसके आगे हम 20 और 10 कर देंगे। तो मतलब S1 जो फर्स्ट पोजीशन है उस पर 20 करेगा और S2 जो है उस पर आपको ये 10 को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं और ये देखना आपको रिज़ल्ट शो कर देगा। एडिशन भी कर देगा, सब्ट्रैक्शन भी कर देगा, मल्टीप्लिकेशन भी कर देगा और डिवीजन भी कर देगा, बस। और हाँ, नीचे अगर आप वैल्यूज़ चेंज कर दो, कॉसर 20 की जगह 30 कर दो और फिर 10 या 40 कर दो, तो वो S1 की जगह 30 को करेगा और S2 की जगह 40 को करेगा। तो इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। इसको हम लोग अभी प्रैक्टिकली कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा, अभी हम लोग यहाँ पे फ़ाइल बनाएंगे, ठीक है। मेरी फ़ाइल पहले से बनी हुई है, आप लोग ने न्यू बनानी है। उसमें क्या है, एक फ़ंक्शन बना हुआ है जिसका नाम है कॉसर। फ़ंक्शन 2 तरीके से बनते हैं, मैंने आपको दोनों बताए हैं। तो ये MCQs वगैरह में इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, आपको पता होना चाहिए फ़ंक्शन 2 तरीके से बनते हैं। अच्छा, पहला हमारे पास है सम। सम में क्या, हमने 2 वैल्यूज़ लेनी है, ठीक है। वो वैल्यूज़ नीचे जहाँ पे फंक्शन कॉल होगा वहाँ पे मेंशन किए हैं और फिर डिफरेंस हो रहा है। 2 वैल्यूज़ है, सामने नज़र आ रहा है, हमने 2 वैल्यूज़ देने हैं और इसने ऑपरेशन परफॉर्म कर देना है। को में आप वही लिखोगे जो आपको पता है कि स्क्रीन पे शो हो रहा हो, ठीक है। आगे आपने डॉलर वेरिएबल का नाम, तो आपको पता है कि वो जो वेरिएबल का नाम है उसके अंदर एक्चुअल में डाटा स्टोर होके आपको प्रेजेंट करेगा। पीछे आप जो भी लाइन लिखो जो कि आपको लग रहा हो कि ये प्रेजेंटेबल लाइन है, इसको लिखना चाहिए। तो जहाँ पे कॉसर कॉल हो रहा है जो कि फ़ंक्शन का नाम है, उधर हम वैल्यूज़ दे देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली $1 की जगह आपको 20 कर देगा और $2 की जगह 10 कर देगा। तो 20 + 10 कितना होता है, 30। तो इस तरह मल्टीप्लिकेशन कर देगा और वो जो वेरिएबल्स है उनकी जगह ये 10 और 20 को खुद ही रिप्लेस कर देगा। 1 की जगह 20 और 2 की जगह 10। अब देखो हम लोग इसको जब रन करेंगे तो हमारे पास जो है ना वो सब कुछ, ये देखो सारा उसने सम भी कर दिया, डिफरेंस भी कर दिया और उसकी मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया, डिवीजन भी कर दिया और आंसर भी बिल्कुल सेम आए हैं, ठीक है। जो हमने उनको नंबर्स दिए थे ना उसके अकॉर्डिंगली बिल्कुल सही रिज़ल्ट आया, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। अब इन केस यहाँ मैं जो है ना इसको क्या कर देती हूँ, रिमूव कर देती हूँ। अब ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग इस तरह की गलतियाँ करते हो और फिर कहते हो कि ये क्यों नहीं हो रहा या इधर मार्क्स नहीं कटने चाहिए। तो ये देखो, ये उस फाइल को रन ही नहीं करेगा। सिर्फ एक हमने एंड वाला जो है ना जो डबल कोट है उसको हटाया है और बाकी सब में है, सिर्फ एंड वाले से हटाया एक इको से, वो देखो उसने रन ही नहीं करके दिया। और अब हम लोग इसको रन करते हैं, देखो हमें आंसर दे रहे हैं। अब आपको समझ में आना है, ये छोटी छोटी मिस्टेक जब आप करते हो तो ये आपका पूरा कोड ख़राब कर देता है और फिर आप कहते हो कि नहीं ये तो छोटी सी मिस्टेक थी और ये वो, ठीक है। यहाँ पे बिन बैश मैं हटा देती हूँ या फिर बिन बैश की जगह मैं कोई यहाँ पे कुछ और लिख देती हूँ। एक मिनट, इसको हैश, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क और /bin और डॉट बैश कर देते हैं, ठीक है। अब ये रन नहीं करके देगा क्योंकि यहाँ पे मैं / की जगह डॉट लिख दिया। अब मैं जब इसको एग्जीक्यूट करूँगी ये मुझे एरर देगा, ये देखो बिन बैश का एरर दे रहा है। तो इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करनी, वो फिर ये होता है कि आपका पूरा का पूरा कोड ख़राब हो जाता है। ख़राब मीन्स कि रन नहीं करता ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसको हम सही कर देते हैं ताकि हमारे पास फिर रन हो।
अब और क्या मैं आपको बताऊँ। अच्छा ये जो है ना इसकी जगह बल्कि इसको हम रिमूव ही कर देते हैं। अब देखना इसको मैं रन करूँगी, ये देखो क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि C++ में भी आपको ये पता है कि ये है रूल कि आप जब कर्ली ब्रैकेट्स ओपन करते हो तो उसको बंद भी करना होता है। इसी तरह जब डू और डन करते हो ना, डू लिखा है तो डन भी आना चाहिए। नेस्टेड में जितने डू होंगे नीचे एंड में उतने डन भी आएंगे, ठीक है। तो बस इतना काफ़ी है ना। बाकी आपको सब समझ में आ गया कि इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करनी वरना फिर मसला हो जाता है। अब ये मैंने कौसर का नाम हटा दिया, देखो ये देखो अब ये उसको रन ही नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने फंक्शन का नाम ही नहीं लिखा। फंक्शन का नाम इधर लाजमी लिखना है एंड में, वो भी जब कर्ली ब्रैकेट्स आपके बंद हो उसके बाद नीचे लिखना है। ये बस ये छोटी सी मिस्टेक होती है, मैंने कहा आपको करके दिखा दूं कि ये एरर्स देते हैं फिर आपके जो ना कोड रन नहीं हो रहे होते। बाकी तो बस इतना मुश्किल नहीं है, बस ये चीज़ें थोड़ी याद रखनी है। देखो अब सब कुछ सही कर दिया तो उसने आंसर हमें दे दिया, ठीक है। अब हम लोग एक और करते हैं, यही सेम करते हैं। हमने अगेन यही मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन करना है, लेकिन अब तो वैल्यूज़ मैंने खुद दी है ना, हम यूज़र से ले लेते हैं। और आपको मैंने पिछली वीडियोस में भी सिखाया है कि यूज़र से वैल्यूज़ कैसे लेते हैं, तो चलो वो अब करते हैं। नीचे कोड सारा सेम रहेगा। फंक्शन से पहले आपने क्या करना है, वो जो मैंने आपको सिखाया था, टाइप योर फर्स्ट नंबर, टाइप योर सेकंड नंबर, रीड -p, और आगे कोड्स में आपने वो लिखना है जो यूज़र को स्क्रीन पे नज़र आए। आगे आपने वेरिएबल ले लेना है ताकि उसके अंदर जो भी यूज़र नंबर एंटर करे वो उस वेरिएबल में स्टोर हो जाए, ठीक है। नीचे सारा वही है, और ये कौसर का नाम एंड में ज़रूर लिखना है जो कि आपका फंक्शन का नेम है। अब यही काम हम लोग कैसे करेंगे, यूज़र के थ्रू करेंगे ताकि यूज़र ख़ुद अपनी मर्ज़ी के नंबर आपको दे और वो जो ना कैलकुलेट करके दे। पहले तो मैंने खुद बताया था ना 20 10। अब हम लोग क्या करेंगे, यूज़र से कहेंगे भाई आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर दो ताकि उसकी हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर दें। हमने लिखा है रीड -p। कोड्स के अंदर आपको पता है, मैंने पहले भी बताया कि वो लिखते हैं जो आपको टर्मिनल पे या स्क्रीन पे नज़र आ रहा हो। तो हम लोग यूज़र को कहेंगे टाइप योर फर्स्ट नंबर और फिर टाइप योर सेकंड नंबर, और फर्स्ट नंबर के आगे हमने num1 वेरिएबल दिया और दूसरे के आगे num2 वेरिएबल दिया। अब ये वेरिएबल जो है ना, जो भी यूज़र इनपुट देगा ना वो जो है ना अपने अंदर स्टोर करके और नीचे जो है ना वो फंक्शन परफॉर्म करेगा। और फिर हमें जो है ना वो जब हम रन करेंगे तो इसकी जो है ना जो एक्चुअल एडिशन है, जो भी है सब्ट्रैक्शन, जो एक्चुअल हमारे पास आंसर आ रहे होंगे वो इधर शो कर देगा। अब जब हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा, पहले ये पूछेगा हमसे नंबर्स कि आप अब नंबर्स बताओ। अब मैं दे देती हूँ, क्या दूँ, 30 दे देती हूँ, दूसरे में 20 दे देती हूँ। अब जो हमने फंक्शन बनाया उसके अंदर सम, डिफरेंस, टाइम्स और डिवीजन, टाइम्स इज़ मल्टीप्लिकेशन, तो वो उसने खुद ही हमें कैलकुलेट करके दे दिया है। बस इधर ये था कि हमने यूज़र से लिया है, और आपको पता है यूज़र से किस तरह हम लोग जो है ना इनपुट लेते हैं। अच्छा ये बस हम अब लास्ट करेंगे, इसके बाद शेल स्क्रिप्टिंग हम नहीं करेंगे, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन हुई तो फिर उसको डिस्कस कर लेंगे, अदरवाइज़ इसके आगे हमने और कुछ नहीं करना। इसके आगे अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। शेल स्क्रिप्टिंग यहाँ आपका ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे क्या है, हाउ टू गेट द आर्गुमेंट इनसाइड द स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट के अंदर आर्गुमेंट्स कैसे लेने हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर आपने नंबर ऑफ़ आर्गुमेंट्स देखने तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, डॉलर का साइन और हैश। अगर आपने डिस्प्ले करने सारे आर्गुमेंट्स को तो डॉलर का साइन और @, और टू यूज़ और डिस्प्ले एन आर्गुमेंट, ठीक है, ए लिखे एन आर्गुमेंट होते हैं, तो उसके लिए डॉलर का साइन 1 और 2, वो 1 और 2 का आपको मैंने पहले भी बताया। चलो इसको रन करते हैं, यहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे आपके पास है 3 स्टेटमेंट है, फर्स्ट आर्गुमेंट इज़, सेकंड आर्गुमेंट इज़, थर्ड आर्गुमेंट इज़, ठीक है। नीचे मैंने लिखा है इको ऑल द आर्गुमेंट्स। अच्छा इसको छोड़े, इसको मैं कमेंट बनाती हूँ। ये आप ये 3 स्टेटमेंट देख लो, थर्ड आर्गुमेंट इज़, ठीक है, ये लिखे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब ये जो है ऑल द आर्गुमेंट्स आर, इसको मैं ज़रा हैश लगाती हूँ इसके साथ ताकि ये कमेंट बन जाए और ये जाके आगे जाके एग्जीक्यूट ना हो, इसको वो इग्नोर करे। ये कमेंट बन गया। अब आप ये देखो, ये आपके पास 3 स्टेटमेंट है, $1, $2, $3। अब मैं कहाँ इसको वैल्यूज़ दूँ, मैं बाहर दूँगी, ठीक है, जहाँ पे मैं इसको रन कराऊँगी ना वहाँ दूँगी। आप यहाँ पे सॉरी इसको सेव करते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि वैल्यू 1 2 3 तो मैम ने दी नहीं है तो ये क्या प्रिंट करके देगा। यहाँ पे मैं वैल्यूज़ दूँगी, यहाँ पे आगे स्पेस, पहले मैं वैल्यू दे देती हूँ कॉसर, दूसरे में मैं दे देती हूँ लिनक्स, ठीक है,
और थर्ड में मैं दे देती हूँ OS। अब मैं एंटर करूँगी, ये देखो इसने इसको क्या कर लिया, स्टोर कर लिया, सॉरी वेरिएबल ने स्टोर कर लिया और आपको इधर डिस्प्ले कर दिया, क्योंकि आपने कमांड लिखी है कि रिज़ल्ट मतलब एग्जीक्यूट करके दो, रन करके दो, तो उसने आपको ये वैल्यूज़ शो करा दी हैं। अब हम लोग दोबारा जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। ये देखो सिर्फ लिखा था फर्स्ट आर्गुमेंट इज़, आगे हमने वेरिएबल बताई हैं कि मतलब वेरिएबल ये कि 1 2 3 बताया है, हमने ये नहीं बताया इधर आएगा क्या। तो आप फर्स्ट स्पेस पे वहाँ जो भी लिखोगे ना तो वो उसको यहाँ पे आपको शो कराएगा, पहले स्टोर करेगा फिर आपको शो कराएगा, फिर सेकंड पे आप जो भी लिखोगे वो सेकंड जो ना खुद स्टोर करेगा अपने पास, फिर आपको शो भी कराएगा। तो ज़ाहिर है उसके अंदर कुछ होगा तो आपको शो कराएगा। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज़ चेंज कर देती हूँ। देखो थर्ड वाली की मैंने वैल्यू चेंज कर दिया, इसने ये शो करा दिया मुझे। जो थर्ड है वेरिएबल उसने पहले स्टोर किया अपने पास कि ये थर्ड में जो है ना ये आया, और फिर जब आपको एंटर किया तो उसने आपको शो करा दिया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज़ चेंज कर देती हूँ, ये देखो, और एंड पे मैं कर्सर लिख देती हूँ। तो ये देखो यहाँ तक आपको बात क्लियर है कि आप बाहर भी इस तरह कर सकते हो, जहाँ पे आप कमांड लिख रहे हो ना उसके आगे लिख दो, बजाय इसके कि फंक्शन के एंड पे लिखो, इस तरह भी कर सकते हो। अच्छा अब हम फाइल ओपन करते हैं और जिसको हमने कमेंट बनाया था उसको हम हटा देते हैं, ठीक है। और ये फ़ाइल ओपन हुई और यहाँ पे हमारे पास 3 आर्गुमेंट्स हैं, वैल्यूज़ हम लोग दे चुके हैं, ठीक है। अब दोबारा जब रन करोगे तो आपने दोबारा वैल्यूज़ देनी है, वरना अदरवाइज़ ये आपको पता है क्या शो करेगा, फर्स्ट आर्गुमेंट इज़, तो वैल्यूज़ आपने साथ देनी है। अच्छा यहाँ पे ऑल द आर्गुमेंट्स आर डॉलर का साइन और @, फिर है नंबर ऑफ़ आर्गुमेंट्स आर, तो जितने नंबर्स ऑफ़ आर्गुमेंट है हमने 3 दिए थे तो वो 3 लिख के देगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप 5-6 आर्गुमेंट्स ले लेते हो और 5-6 वैल्यू दे देते हो ना तो आपको 5 या 6 जो भी है वो आपको नंबर ऑफ़ आर्गुमेंट्स बताएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको रन करते हैं, ठीक है। ये देखो खाली दिया क्योंकि हमने कुछ दिया ही नहीं है, आपको ये मैंने बताया है। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट को दे दी थी कौसर, सेकंड आर्गुमेंट को मैं क्या करूँ कि लाइबा, और थर्ड को मैं दे देती हूँ आयशा का नाम, ठीक है। अब ये एंटर करूँगी तो फर्स्ट आर्गुमेंट पे आएगा। अच्छा अगर मैं साथ में और भी दे देती हूँ फिर क्या करता होता है, यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। ये देखो मैंने इतने ज़्यादा आर्गुमेंट्स दिए लेकिन उसने पिक कितने किए, 3, क्यों, क्योंकि हमने पहले आर्गुमेंट, दूसरा आर्गुमेंट और तीसरा आर्गुमेंट मेंशन किया था, बाकी नहीं मेंशन किए, तो उसने आर्गुमेंट 3 तो ले लिए पहले 3। अच्छा लेकिन यहाँ पे क्या है कि आर्गुमेंट्स आर शो उसने सारे करवाए हैं आर्गुमेंट्स, ये देखो शो उसने सारे करवाए हैं लेकिन ऊपर उसने आर्गुमेंट्स 3 लिए, क्यों, क्योंकि हमने उसको जगह ही इतनी दी है कि 3 आए, लेकिन नीचे जो है ना आर्गुमेंट्स उसने सारे शो किए और नंबर ऑफ़ आर्गुमेंट्स उसने बताए हमें 8, ये आप गिन भी लो, ठीक है, ये 8 के 8 पूरे हैं। अब बात समझ में आ रही है। और इनकेस आप सिर्फ लिख दो फर्स्ट आर्गुमेंट इज़ $1, नीचे आप कुछ भी ना लिखो और आप 100 वैल्यूज़ दे दो, तो वो बेचारा जो पहले ही वैल्यू है सिर्फ उसको उठाएगा और नंबर ऑफ़ आर्गुमेंट्स आपको वो सारे बताएगा कितने हैं और सारे डिस्प्ले करके बताएगा भी, लेकिन जो ऊपर $1 है ना उसमें वो फर्स्ट वैल्यू को ही सिर्फ पिक करेगा, क्योंकि आपने सेकेंड थर्ड फोर्थ मैंशन ही नहीं किया लेकिन वैल्यूज़ दे दी हैं, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ दे देते हैं, फिर भी उसने 3 उठाई हैं और वही उठाई हैं पहले 3, ठीक है, पहली दूसरी तीसरी जो कि कौसर लाइबा आयशा है। अब ये दोबारा देख लो, ठीक है, क्लियर करके मैं आपको दिखा रही हूँ। हमने 1 2 3 तो मेंशन की है, इसलिए उसने 1 से 1 जो पहली स्पेस पे उसको लिया है, सेकंड स्पेस पे जो उसको लिए, थर्ड पे उसको लिए, लेकिन जो ऑल द आर्गुमेंट्स है उसमें वो तो उसने सारे लिए हैं जो आपने दिए हुए हैं, और फिर उसने नंबर ऑफ़ आर्गुमेंट्स भी बता दिए कि आपके पास 14 है, ठीक है, आप ये काउंट भी कर लो, 14 आपके पास है। तो होपफुली आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं। तो आज का टॉपिक यहाँ ख़त्म करते हैं, चलो आप इंजॉय करो अब, और जो टास्क दिए या कमेंट्स के लिए कहा है वो करो, ठीक है, वो लाजमी है। चलो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।